हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईएएस विद्या मित्र में। इस वीडियो में हम सौरसेनी अपभ्रंश की प्रमुख बोली ब्रजभाषा को देखेंगे। देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आप भाषा देखते हैं गुजराती और पंजाबी, और उपभाषा पश्चिमी हिंदी है, जिसके अंतर्गत बोलियां हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी और दक्खनी। एक ही वीडियो में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ब्रजभाषा को देखते हैं, और टॉपिक नंबर 2 है। वहां पर आप देखिए, मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। अवधी को आपने इससे पहले की वीडियो में देखा था, और साथ ही साथ अर्धमादी अपभ्रंश को भी समझा था। इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रजभाषा को देखेंगे। तो इसको हम किस तरह से डिवाइड करके देखेंगे: सूरपूर्व युग, सूरदास का युग, रीतिकाल युग और रीतिकाल के पश्चात का युग। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है, आप देखिए यूपी, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, हरियाणा, गुड़गांव, राजस्थान में अगर देखें तो जयपुर, भरतपुर, करौली, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। और डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा जो है, उन्होंने कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही एक रूप माना था। ऐसा माना जाता है कि जब से गोकुल वल्लभ संप्रदाय का केंद्र बना और वहां पर कृष्ण विषयक साहित्य लिखा जाने लगा, इसी के प्रभाव से ब्रज की बोली जो है, साहित्यिक भाषा जो है, ब्रज भाषा बन गई थी। और वहां पर आप जानते हैं, महाकवि सूरदास से लेकर के जो आधुनिक काल के जो प्रमुख कवि हैं, श्री वियोगी हरि, उन्होंने भी प्रबंध काव्य में रचनाएं की हैं। ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषता देखिए, यहाँ पर ओकारांतता दिखाई देती है ध्वनि व्यवस्था में। जैसे आयो, गयो, इस तरह के वर्ड्स आप देखेंगे। यह और वह व्यंजन शब्दों के आरंभ में, जैसे द्वार, प्यार, और यहाँ अल्प प्राण करने की प्रवृत्ति होगी। जैसे मुझ नहीं बोलेंगे, मुझ, और धोखा नहीं, धोखा। ये खड़ी बोली की तरह आपको दिखाई दे रहा है। अवधि में आपने देखा था, महाप्राणीकरण अच्छे से दिखता था वहां पर। न का प्रयोग ड़ की जगह और ड़ का प्रयोग रा की जगह। अवधि में आपने ड़ को ज्यादा देखा था, ड़ का प्रयोग काफी ज्यादा हो रहा था, और र का प्रयोग होता था वहां पर। जैसे सड़क नहीं बोलते थे, सड़क बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति सुधर गई है, सड़क ही बोलेंगे। और गणपति बोलेंगे, गणपति नहीं बोलेंगे। तो ये जो है, हमारी हिंदी में भी इसको देन मान सकते हैं। संज्ञा देखिए, समांतर संज्ञा का एक ही रूप चलता है, लरिका। अवधि में 3 रूप चलता है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई या फिर या प्रत्यय, जैसे सखी, बिटिया। वचन कहीं कहीं बहुवचन के निर्माण के लिए अनानुसिकता आ जाती है, जैसे ग्वालन, बतिया। विशेषण विशेषण विशेष के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जैसे कालो छोरो, काले छुरे। अवधि में ऐसा नहीं हो रहा था, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था लिंग वचन के अनुसार। देखिए, आप जो है कंपैरिजन करते जाएंगे तो अच्छा होगा, आपको याद करने में भी अच्छा रहेगा, और ऐसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। कारक में देखिए, कर्ता के लिए नए प्रसर्ग का प्रयोग होगा। अवधि में आपने क्या पढ़ा था? नए प्रसर्ग का नितांत अभाव होता है अवधि में, लेकिन ब्रजभाषा में नए प्रसर्ग रहेगा। संबंध का, के, की, के, केरा और निर्विभक्ति प्रयोग यहाँ पर नहीं के बराबर होता है। क्रिया है संज्ञार्थ क्रिया, न प्रसर्ग का प्रयोग, जैसे चेलन, चले, खेलन। भविष्यकाल के लिए ग, जाएगो, उतरेगो, और भूतकाल के लिए न, जैसे लीन, दीनी, लीना, ये सब। सूरपुर युग देखते हैं। आरंभिक काल में ब्रजभाषा जो हमको कैसे दिखती थी वो देखते हैं। प्राकृत पेंगलम, रणमल, छंद, रासो ग्रंथ और कुछ पिंगल कृतियां हैं, वहां पर आपको दिख सकती हैं। और दूसरा उसके अतिरिक्त उक्ति रचना है, जिसमें उक्ति, युक्ति, प्रकरण, बालक, बोध, उक्ति रत्नाकर में सुरक्षित है। जब ब्रजभाषा का जो ऐसा पूछ सकता है संत साहित्य में इसका कैसा इस्तेमाल होता था, तो देखिए सूरपूर्व सूरदास के पहले जो ब्रजभाषा थी वो पिंगल नाम से प्रसिद्ध है, पिंगल या फिर भाखा नाम से प्रसिद्ध है। असल में ब्रजभाषा नाम का पहला प्रयोग 18वीं शताब्दी में किया गया था। और वैसे डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह कहते हैं, महाराष्ट्र में रचित ब्रजभाषा का कुछ संकेत चालुक्य नरेश सोमेश्वर के मानसोल्लास नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके अतिरिक्त हेमचंद के व्याकरण में उद्धृत दोहे में, देसी नाममाला में भी मिलता है। पिंगल की प्रमाणिक रचनाओं में श्रीधर व्यास का रणमल छंद, पृथ्वीराज रासो के प्रमाणिक छप्पर, ये सब मिलता है। अब देखिए, आधुनिक प्रारंभिक चरण में जब ब्रजभाषा देखते हैं तो अकारांत अनुनासिकता दिखती है, जैसे कह, मह, अंधार, ये सब। न और ड़ का प्रयोग को लेकर अस्थिरता है। बहुत से शब्दों में ड़ मिल जाता है, जैसे वयण, नयन, जानिए। बाद में ब्रजभाषा में न दिखने लग गया था। श लिखा तो जाता था यहाँ पर, लेकिन ख के रूप में उच्चारण होता था। संत साहित्य में गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ की वाणी में भी कई पद ब्रजभाषा में लिखे गए हैं, जैसे पखेरु उड़ीसी आए लियो विश्राम, ज्यो जो नर स्वास्थ्य करे कोई न सजायो काम, जोगी सोई जानिए जगते रहे उदास, तत् निरंजन पाइए कहे मच्छिंद्र नाथ। इस प्रकार संत की वाणी में भी ब्रजभाषा का व्यापक व्यवहार हुआ है। ब्रजभाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग करने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, यद्यपि उनकी भाषा में अरबी, फारसी, खड़ी बोली, अवधी भी शामिल है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो की भाषा मुख्यतः 2 प्रकार की थी। जब पहली भाषा है जिसमें वो ब्रजभाषा की
खड़ी बोली के साथ मिला करके इस्तेमाल करते हैं, खास करके पहेलियों सुखनों में दिखती है, गौर रूप से मुकरियों में भी। और दूसरी शैली होती है जिसमें आरंभिक रूप में ठेठ रूप में ब्रज भाषा दिखाई देती है। जो खड़ी बोली और ब्रज भाषा का उदाहरण है खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के सन तन मेरो मन पियो के दो भय एक रंग। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ये खड़ी बोली में भी आप देखते हैं कि जब अगर पूछता है क्वेश्चन की अमिर खुसरो जी हैं उनकी खड़ी बोली कैसी थी, वहां भी आप यही एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और सिर्फ ब्रज भाषा की अगर बात करें तो देखिए, मेरा मुंह से सिंगार करावत आगे बैठ के मान बढ़ावत वह से चिकन न कोई देश दीसा ए सखी सजना न सखी सीसा। खुसरो जिस समय के कवि हैं उस समय तो साहित्यिक भाषा के रूप में न तो खड़ी बोली स्थापित हुई थी न ब्रज भाषा, उसके बावजूद इतना अच्छा प्रयोग कर रहे थे वो। पिंगल शैली के तौर पर ब्रज भाषा के कुछ आरंभिक सूत्र रासो साहित्य में जरूर दिखाई देते हैं, किंतु जो खुसरो की जो ब्रज भाषा थी वो भक्ति काल और रीति काल की ब्रज भाषा के आधी निकट थी। आप कह सकते हैं कि वो अपने अपने काल से कितने आगे थे, कितने आधुनिक काल के थे वो। आचार्य शुक्ल ने खुसरो की भाषा की एक और विशेषता उक्ति वैचित्र को माना है, जिसका क्या मतलब होता है कि सीधी बात को रोचक तरीके से कहते थे, सीधा सीधा नहीं कहते थे, कुछ घुमा फिरा के कहने से, पहेली के रूप में कहते थे। अब देखिए सूरदास योग। सूरदास योग में के बारे में धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी कहते हैं कि जिस समय श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य को ब्रज जाकर गोकुल गोवर्धन को अपना केंद्र बनाने की प्रेरणा हुई, उसी दिन से ब्रज की प्रादेशिक बोली के भाग पलटे। जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं उन्होंने गोकुल और गोवर्धन में जब अपना केंद्र बनाया तो वहीं से फिर जो है ब्रज भाषा को अपनी बोली ब्रज भाषा में साहित्य लिखना स्टार्ट किया। अब इससे जो है ब्रज भाषा एकदम फेमस हो गई थी। 1499 में गोवर्धन में श्रीनाथ जी की विशाल मंदिर की नींव रखी। वल्लभ के जो पुत्र थे विठल नाथ, उन्होंने फिर अष्टछाप की स्थापना की। अब ये अष्टछाप का बहुत बड़ा रोल रहा है ब्रज भाषा को स्थापित करने में। अगर आप इसके प्रमुख कवि की बात करें तो इसमें सूरदास जी प्रमुख थे, और बाकी अन्य कवि कौन कौन थे? नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, जीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इनके अलावा अन्य संप्रदायों के कवियों ने भी ब्रज भाषा में अपना साहित्य लिखा, जैसे चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं, मीरा जी हैं, रस खान और संत और प्रेम मार्गी साखा के सूफी कवि, राम भक्त कवि जैसे कि तुलसीदास जी ने भी ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। हालांकि जब तुलसीदास जी ब्रज भाषा में लिखते हैं तो उसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग ज्यादा करेंगे, वो संस्कृत वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ये तो आपने अवधि में भी देखा था। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि की अवधि भाषा राम भक्ति के लिए उपयुक्त हुई, उसी प्रकार से कृष्ण लीला की भूमि की ब्रज भाषा कृष्ण चरित्र के लिए समर्थ हुई। कृष्ण काव्य की ब्रज भाषा क्या है? भावों की अभिव्यक्ति सीधे और स्पष्ट, अर्थ को छुपाने, अर्थ में कृत्रिमता लाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था। अलंकारों का प्रयोग तो होता था लेकिन सहज प्रयोग होता था, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती प्रयोग कर रहे हैं, जैसे रीतिकाल में एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते थे तो उससे क्या होता है, एकदम अस्वाभाविक सा लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग होता है लेकिन स्वाभाविकता को बढ़ाते हैं। उपमा रूपक का दृष्टांत का प्रयोग होता है। स्वभाव के अनुभव अनुकूल नए नए रूपों में काव्य की भाषा, वांछित शब्द, अर्थगर्भित वाक्य, पदबंध उनकी इच्छा के अनुरूप अपने आप निकलते थे। एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जब इसको गाते हैं ब्रज भाषा की कोई कविता तो संगीतात्मकता जैसी लगती है, जैसे संगीत भी चल रहा हो साथ में, ऐसा लगता है। तो इसके पीछे कारण ये था कि इसमें जो लिखते थे कवि, उन लोग पद ही लिखते थे जिनको मूर्ति के आगे ही गाया जा सके। तो रचनाएं जो है घटना प्रधान होने के कारण तद्भव प्रधान भाषा और स्पष्ट और प्रमाणमय तो अपने आप ही हो जाती थी। और बाल क्रीड़ाओं के वर्णन में व्यवहारिक शैली का प्रयोग, कहीं कहीं अलंकारों का प्रयोग बाल क्रीड़ाओं के वर्णन में ज्यादा हो गए हैं। दृष्टिकूटों में कठिन क्लिष्ट काव्य भाषा और स्वरानुसार राजस्थानी, अरबी, फारसी, अवधी भाषा भी प्रयुक्त हुए हैं। अष्टछाप में सूरदास के अतिरिक्त अन्य कवि भी हैं जो महत्वपूर्ण है साहित्यिक दृष्टि से। उनका नाम है नंददास और कुंभन दास। नंददास ने भंवर गीत और पदावली जैसी रचनाएं लिखी हैं जिनमें कृष्ण के सगुण रूप को स्थापित किया गया। कुंभन दास का भी साहित्य महत्वपूर्ण है। उनकी कुछ एक प्रसिद्ध पंक्तियां उसको देख लेते हैं। संतन को कहा सीकरी को सो काम, आवत जात पन्हैया टूटे बीसरी गयो हरिनाम। अष्टछाप का न सिर्फ कृष्ण भक्ति परंपरा में बल्कि संपूर्ण हिंदी काव्य में अनूठा स्थान है। इन कवियों ने ब्रज भाषा में निहित गंभीर कलात्मकता और संगीतात्मकता तत्व को जो ऊंचाई प्रदान की है वह किसी भी माधुर्य भाव की कविता के लिए अनुकरणीय है, ये कह सकते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, अष्टछाप की विशेषता, अष्टछाप का महत्व बताइए, तब वहां पर आप लिख सकते हैं। तब तो वहां आपको सूरदास के अतिरिक्त इनको भी लिखना पड़ेगा। सूरदास जी को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास ब्रज भाषा का प्रयोग 3 शैलियों में करते हैं।
पहली है तत्सम तली, दूसरी है मुहावरों और लोकोक्ति की शैली, और तीसरी है वाग विदग्धता, जैसे निर्गुण कौन देश को वासी रे। और अवधि की कौन आपद शब्दों का प्रयोग भी करते हैं ये। चित्र निर्माण की क्षमता इनकी प्रमुख विशेषता है, जैसे पढ़िए इसको। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए, सौ दे बूझती सच न हासी। कौन है जनक जननी को कहिए, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है, कैसो कही रसी में अभिलाषी। पाओ पुनि कियो अपुनो जोरे कहेगा गासी। सुनत मौन है रहो ठगो सो, सूर्य सबे मति नासी। गोपियां जब उद्धव से पूछती हैं कि जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वह किस देश का रहने वाला है, निर्गुण कौन देश को वासी, तुम्हें सौगंध है हम सच में पूछ रही हैं, यह कोई मजाक नहीं है। इस निर्गुण के माता पिता कौन है, यह किस स्त्री का दास है, इसका रंग कैसा है, वेशभूषा कैसी है, इसे क्या पसंद है, देखो इसे व्यंग मत समझो, यह सच्चाई है। गोपियों की बात सुनकर उद्धव ठगे से रह गए, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई, ये अर्थ है। हालांकि यह अर्थ आपको नहीं लिखना है, लेकिन आप जब एग्जाम्पल कोट करेंगे तो ये पूरा लिखिएगा। फिर राधा की प्रेम व्यवस्था उसी के मुख से किस प्रकार सहज और आत्मी सहमली में प्रकट हुई है, इसको पढ़िए। मन हरि लीन्हो कुंवर कन्हाई, तभी तैमय भई दीवानी, कहा करो ही माई। फिर उत्प्रेक्षा और उपमा करना सूर को सबसे प्रिय है। भ्रमर गीत सार में शुक्ल जी तो कहते हैं कि सूर को तो उपमा करने की झक्सी चढ़ जाती है, वे उपमा पे उपमा और उत्प्रेक्षा पे उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावती छाती, लोचन जल कागज मसय मिले के, हवे गए श्याम श्याम की पाती। वे एग्जाम्पल है, आप कोट कर सकते हैं। तो क्या देखते हैं, सूरदास की जो विशेषता है, नए नए विषयों पर लिखना नहीं बल्कि सीमित विषयों पर नए तरीके से लिखना है। जो काव्य भाषा है इनकी ब्रज भाषा का आरंभिक रूप होकर भी चरम रूप से सफल भाषा है। सूरदास ने ब्रज भाषा को उसी रूप में नहीं लिया जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रचलित था। भाषा को व्यापकता प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने जेही तेही जैसे अवधि भाषा का प्रयोग किया, गोड़ आपन हमार जैसे पूर्वी शब्दों का प्रयोग, महंगी जैसे पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। सूर ब्रज भाषा की अंतर्निहित लयात्मकता को विकसित किया, चित्रात्मकता अप्रस्तुत विधान के अनुकूल बनाया, और इस कार्य में उन्हें अष्टछाप के अन्य कवियों का भी सहयोग मिला। वहीं मीरा की जो ब्रज भाषा थी वो राजस्थानी मिश्रित थी। मीरा की भी भाषा देख लेते हैं। अगर अन्य कवि की बात करें सूरदास युग में तो मीराबाई थे जिन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। इसको पढ़िए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा बाई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। जिसका प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। फिर रहीम की देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। अब इसका अर्थ तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन इस दोहे में रहीम ने पानी का 3 अर्थ में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में, उसका मतलब है कि मनुष्य को हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, यानी पानी रखना चाहिए। दूसरा अर्थ है पानी का कि अगर आभा या तेज है, जिस प्रकार मोती में अगर आभा तेज नहीं होगा तो उसका कोई मूल्य नहीं, तो पानी रखना चाहिए उसको भी। पानी का तीसरा अर्थ यहाँ पर आटे से है, अगर आटे में पानी नहीं होगा तो क्या होगा, तो पानी फिर उसका कोई मोल ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि पानी नहीं हो तो क्या होगा, मूल्य ह्रास होता है। फिर उसके अलावा आप सूरदास युग में तुलसीदास को देख सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी जो थे अवधि में तो उन्होंने लिखा ही रामचरितमानस, उसके अलावा कवितावली में ब्रजभाषा में लिखते हैं। राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटाती नहीं। ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए और उसको कोट जरूर करिएगा एग्जाम में। आगे भी देख लेते हैं, रीतिकाल को देख लेते हैं। देखिए रीतिकाल को 2 भागों में विभाजित करके देखते हैं। पहले है रीतिबद्ध काव्य, जिसमें देव बिहारी और भिखारी दास, सेनापति मतीराम और मत पद्माकर आते हैं। दूसरा रीति मुक्त काव्य, घनानंद ठाकुर और बोधा। अपने ग्रंथों में पहले रस अलंकार का लक्षण दोहा में कह देते हैं, फिर इन लोग क्या करते हैं, कवित्व सवैया में उदाहरण बनाते हैं, परंतु उनका उद्देश्य जो होता है लक्षण शास्त्र लिखने का कभी नहीं होता है। अपनी सारी प्रतिभा जो है काव्य शक्ति के उदाहरण देने में ही लगा देते हैं। उदाहरण नहीं देंगे तो लोगों को समझ में कैसे आएगा। रीतिकाल था ही ऐसा कि राजा को प्रसन्न करने के लिए ही लिखा जाता था वहां पर। ये नहीं था कि कोई भक्ति थी और इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि इनको काव्य में बहुत ज्यादा रुचि थी। इनको था कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाना है। तो रीति मुक्त कवि में तो ये लक्षण उन लोगों ने दिए ही नहीं है।
तो इस काल में ब्रज भाषा की स्थिति भी इसी प्रकार से दोनों कवियों में अलग अलग दिखाई देगी। जो रीतिबद्ध रहेंगे, जो जिनको अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें अलंकार ज्यादा होगा, श्रृंगार पक्ष की प्रधानता होगी, क्योंकि इनका उद्देश्य ही है लोगों को लुभाना। तो यहाँ पर जैसे बिहारी हैं, उनकी रचना का एक है, देख सकते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैन की सो बात। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से कवि जो ब्रज भाषा की पूर्व के रहने वाले थे, तो इन लोगों को क्या होता था कि जो पूरब की ओर थे उन लोग अपना मातृभाषा को मिला देते थे, अब सब कुछ मिला जुला हो जाता था। फिर अधिकांश कवि फारसी के भी थे। तो ये जो इन लोगों की जो रचनाएं आती थी इतनी अस्थिर थी, अव्यवस्थित हो गई थी। शब्दकोश, क्रियाओं के रूप, वाक्य गठन सब इससे प्रभावित होते थे, तो भाषा स्थिर और व्यवस्थित हो गई। और रीतिमुक्त कवि जैसे कि जब ये लिख रहे थे, रीतिमुक्त में आप देख सकते हैं घनानंद को, तो ये लोग जो जब ये लिखते थे तो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते थे। तो ये टूटे दिल की जो अभिव्यक्ति हो जाती थी यहाँ पर, सहज शिल्प आता था। भाषा सुनकर आप यहाँ पर चमत्कृत नहीं होते थे। घनानंद का जब आप पढ़ेंगे कविता तो उसमें देखेंगे कि चमत्कृत नहीं होंगे, बल्कि संवेदना के गहरे स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से रीति काल में ये स्थिति है। आधुनिक काल में अगर आप देखेंगे तो पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग और उत्तर भारतेंदु युग में डिवाइड करते हैं। तो वहां पर डॉक्टर सत्येंद्र नाथ कहते हैं कि 1860 से ब्रज भाषा का आधुनिक युग माना जा सकता है। और यहाँ पर सबसे पहले कवि जो है ग्वाल को मानते हैं। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा कवियों ने अपने समाज की विकृतियों, रूढ़िग्रस्तता पर प्रहार किया। इस युग में काव्य धारा समान रूप से खंड काव्य, कथात्मक काव्य और मुक्तक काव्य, रीति काव्य की रचना हुई। उसके बाद छायावाद आता है। तो छायावाद में क्या होता है, ब्रज भाषा के कवियों ने परंपरावादी काव्य धारा की को हैसियत की दृष्टि से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद खड़ी बोली का वर्चस्व बढ़ गया। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि रीतिकाल का अंत होते होते ब्रजभाषा रूढ़ एक रूप एक रस जड़ीभूत हो गई। ब्रजभाषा ही नहीं रह गई एक्चुअली में। ब्रजभाषा श्रृंगार की संकीर्णता के कारण भाषा की व्यापकता, सामर्थ्यता समाप्त हो गई। और आधुनिक युग में भारतेंदु, हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सूर बिहारी की भाषा में सामंजस्य स्थापित करके पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया, परंतु खड़ी बोली की होड़ में यहाँ पर ब्रजभाषा हार गई। इस प्रकार से इसमें अपने शौरसेनी अपभ्रंश की प्रमुख बोली ब्रजभाषा को समझा है। थैंक यू।